हेलो एस्पायरेंट्स, न्यूज़ टुडे के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम 24 और 25 अगस्त की जो महत्वपूर्ण खबरें रही हैं उनके बारे में इस सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज की हमारी महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। आज हमारी 6 न्यूज़ हैं वो इम्पोर्टेंट है। पहली उसमें से कि भारत को एक प्रोडक्ट नेशन बनाना है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। दूसरा है कि रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी करी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तीसरा है कि इसरो ने पहला एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण जो है उसको पूरा किया है। ये टेक्निक जो है वो गगनयान मिशन में काम आएगी, तो ये भी हमारे थोड़े से काम की होगी, है ना। भारत में मवेशियों और भैंसों की कम दुग्ध उत्पादन क्षमता है, ऐसा कृषि मंत्रालय से संबंधित एक संसदीय समिति ने बात करी है। तो हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्या दिक्कतें हैं। आक्रामक प्रजातियों के बारे में एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। और छठवीं हमारी महत्वपूर्ण खबर है एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली, जिसका हाल ही में टेस्टिंग किया गया है भारत के एयर डिफेंस को सुरक्षित बनाने के लिए। साथ साथ में हम लोग बात करेंगे कुछ संक्षिप्त सुर्खियों की भी, जैसे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी करी है, उसके बारे में। मुक्त आवागमन व्यवस्था जो कि भारत और म्यांमार की सीमा पर है, उसके बारे में बात करेंगे। कुक क्षेत्र के बारे में बात करेंगे जो कि रशिया में है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है जिसमें हाल ही में नेपाल शामिल हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। माउंट किला उआ के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि हवाई द्वीप में स्थित है अमेरिका के। साथ साथ में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसने अरुण जो ग्रह है उस पर एक नए चंद्रमा की खोज करी है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही हम लोग देखेंगे हमारे एक आज के व्यक्तित्व है जो कि सुर्खियों में, जिनका नाम है विट्ठल भाई पटेल। इनके बारे में भी थोड़ी सी हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे प्रीलिम्स के लिहाज से। चलिए बात करते हैं आज की हमारी पहली मुख्य खबर की। आज की हमारी पहली मुख्य खबर है भारत को उत्पाद राष्ट्र बनाने का प्रयास करना चाहिए, ऐसी बात अभी निकल के आई है। तो देखिए इस न्यूज़ का बेसिस ये है कि अभी हमारी जो जीडीपी है उसमें 50% से अधिक जो हिस्सा है वो सेवा क्षेत्र का है। और सेवा क्षेत्र जो होता है, सेवा क्षेत्र में इतने रोजगार जनरेट होते नहीं है और हाई वैल्यूड जो वो उत्पाद होते हैं वो भी जनरेट नहीं होते। तो हाल ही में ये बात निकल के आई कि जो वर्तमान में जो भू राजनीतिक स्थितियां चल रही हैं, जैसे कि संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है, साथ साथ में व्यापार युद्ध चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो हर किसी कंट्री पर लगभग लगभग टैरिफ लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात निकल के आ रही कि भारत को अगर सस्टेनेबल बनना है भविष्य के लिए तो हमें एक उत्पाद राष्ट्र बनना होगा, यानी कि प्रोडक्ट नेशन। अब प्रोडक्ट नेशन वास्तव में क्या होता है ये तो हम लोग आगे देखते हैं, परंतु ये बात अभी निकल के आ रही कि वर्तमान जो भू राजनीतिक स्थितियां चल रही है उसकी वजह से भारत को एक प्रोडक्ट नेशन आगे बनना होगा, ताकि भारत जो है सेल्फ सस्टेन हो पाए आने वाले भविष्य में। आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो क्या होता है उत्पाद राष्ट्र? देखिए जैसा कि इसका नाम से ही दिख रहा है, उत्पाद राष्ट्र मतलब वो होगा एक ऐसा राष्ट्र जो उच्च मूल्य वाले उत्पाद पर्याप्त मात्रा में बनाता है, जो कि उसकी आवश्यकता तो पूरी करता ही है, साथ साथ में इसका वो निर्यात भी करता है। मतलब उच्च मूल्य वाले उत्पादों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन और साथ साथ में उसका जो निर्यात होता है वो उत्पाद राष्ट्र होता है। और वो जो राष्ट्र होता है वो एक तरह से निवल उत्पादक होता है। निवल उत्पादक मतलब ये हो गया कि देखिए ये एक बात मान सकते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ पे जो उच्च मूल्य वाले उत्पाद हो रहे हैं हम उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ उच्च मूल्य वाले उत्पाद जो है जिनका हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे उनका इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें निवल उत्पादक होना पड़ेगा, ना कि हम उस पर आयात पर निर्भर रहे उच्च मूल्य वाले उत्पादों के लिए। तो ये बात है कि उच्च मूल्य वाले उत्पाद एक पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होने चाहिए, साथ साथ में वो नेशन जो है उसका निर्यात भी कर रहा हो, क्योंकि जब वो निर्यात करेगा तो निर्यात से उसको विदेशी मुद्रा अर्जित होगी, विदेशी मुद्रा अर्जित होगी तो देश की इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलता है धीरे धीरे, है ना। तो उत्पाद राष्ट्र क्या है, केवल उत्पादन नहीं करता, साथ साथ में इनोवेशन भी करता है। क्योंकि अगर आपको एक प्रोडक्ट बनाना है जो उच्च मूल्य का होगा तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे प्रॉपर ध्यान देना होगा। तो एक राष्ट्र ऐसा होगा जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी ध्यान दे रहा है, साथ साथ में उच्च मूल्य वाले उत्पादों का निर्माण कर रहा है, ठीक है। और आईपी आधारित मतलब वही हो गया, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, साथ साथ में
उच्च मूल्य वाले उत्पाद बनाना जो कि स्वयं की आवश्यकता तो पूरी हो ही रही हो, साथ साथ में उसको निर्यात भी करना। तो उत्पाद राष्ट्र के बारे में हमने देखा कि प्रोडक्ट नेशन वास्तव में होता क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्यों हमें जरूरत पड़ रही है इसकी, बात तो यही है, हम आज से पहले क्यों ये बात नहीं कर रहे थे। अगर हम अभी इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ तो ऐसी आवश्यकता हो रही होगी देश के लिए कि हमें प्रोडक्ट नेशन बनने की आवश्यकता है। तो वही हम देखने वाले कि क्यों हमें बनना चाहिए। तो देखिए, एक तो भारत को रणनीतिक लाभ होगा इसका। रणनीतिक लाभ किस प्रकार से होगा कि देखिए, जो नेशन होता है अगर उसके पास हाई वैल्यूड मतलब उच्च मूल्य के अगर उत्पाद होते हैं तो वो कहीं ना कहीं रणनीतिक महत्व के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ताइवान जो है वो दुनिया की सबसे उन्नत चिप्स से जो बनाता है, चिप्स यानी कि खाने की चिप्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे फोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में जो चिप्स यूज होती हैं उनका उत्पादन करता है। अगर ताइवान उसकी सप्लाई रोक दे तो हो सकता है कि बहुत सारी कंट्री जो उत्पादन करती है इलेक्ट्रॉनिक्स का उनको नुकसान हो जाए। साथ साथ में चाइना की अगर बात करी जाए तो चाइना जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है, रेयर अर्थ मिनरल्स, उनका अग्रणी उत्पादक है। मतलब सबसे अधिक चाइना इसका उत्पादन करता है। और रेयर अर्थ मिनरल्स जो है अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में, आपके सैन्य उद्योगों में, हर जगह काम आ रहे हैं। तो अभी ये बात भी निकल के आई थी कि जो चाइना के ऊपर टैरिफ इंपोज करने वाली जो बात है अमेरिका ने, वो भी कुछ दिनों के लिए टाल दिया, क्योंकि चाइना ने ये धमकी दिया अमेरिका को कि अगर आप हमारे ऊपर टैरिफ इंपोज कर दे रहे हो तो फिर हम भी जो रेयर अर्थ मिनरल्स की आपको सप्लाई करते हैं उस सप्लाई को हम लोग रोक देंगे। और रेयर अर्थ मिनरल्स जो है उद्योगों के लिए बहुत जरूरी होते हैं, वर्तमान में जो आधुनिक उद्योग डेवलप हो रहे हैं उनके लिए। तो हमें भी अगर रणनीतिक लाभ प्राप्त करना है तो हमें ऐसे हाई वैल्यूड जो प्रोडक्ट है वो बनाने होंगे, और इसलिए हमें आवश्यकता है ये चीज, है ना। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जो है उसमें भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना अगर हमें है तो भी हमें ऐसे प्रोडक्ट बनाने होंगे जो कि हाई वैल्यूड हो। देखिए, ये आपूर्ति श्रृंखला का जो कॉन्सेप्ट है ये जनरली कोविड के आसपास देखने को मिला। पहले से चला आ रहा था परंतु न्यूज में ही कोविड के आसपास आया, क्योंकि कोविड में क्या हुआ कि जो आपूर्ति श्रृंखला थी उसमें काफी सारे डिसरप्शंस आ गए थे। तो अब ये बात होने लग गई कि आपूर्ति श्रृंखला जो है, मतलब हम सामान जो निर्यात करते हैं, आयात करते हैं, वो एक बेहतर तरीके से चले। और वो बेहतर तरीके से चलने के लिए जरूरी है कि आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन भी होना चाहिए, साथ साथ में भारत की भागीदारी या हिस्सेदारी आपूर्ति श्रृंखला में अधिक होनी चाहिए। तो भारत यही बात है कि अगर हम उच्च मूल्य के ब्रांडेड, उच्च मूल्य वाले उत्पाद का निर्माण करते हैं तो कहीं ना कहीं आपूर्ति श्रृंखला जो है उसमें भी हमारी हिस्सेदारी आगे वाले भविष्य में बढ़ेगी। और आपूर्ति श्रृंखला में हिस्सेदारी बढ़ेगी तो देश को लाभ होगा इसका। ठीक है, अगली बात करते हैं। आर्थिक लचीलापन अगर बढ़ाना है हमें तो भी हमें एक प्रोडक्ट नेशन बनना होगा। देखिए, आर्थिक लचीलापन का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक विनिर्माण इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे अच्छी है, साथ साथ में हम लोग अगर इनोवेशन कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे एक उत्पाद आधारित अर्थव्यवस्था है, मतलब हम जो हाई वैल्यूड प्रोडक्ट है उनका निर्माण कर रहे हैं, तो अगर वैश्विक स्तर पर आर्थिक उतार चढ़ाव अधिक आते हैं तो भी हमारी अर्थव्यवस्था जो है उससे सुरक्षित रहेगी। देखिए, अभी जो इंडिया मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट करता है वो रत्न आभूषण करता है, कपड़े करता है, कृषि उत्पाद करता है। इनका एक्सपोर्ट ठीक है, परंतु इनमें जो एक्सपोर्ट है वो कुछ भी हाई वैल्यूड नहीं है। हाई वैल्यूड अगर उत्पाद हम लोग बनाएंगे तो बाकी जो दूसरे देश है उन पे उनकी निर्भरता हमारे ऊपर बढ़ेगी और कहीं ना कहीं हम बेहतर निर्यात कर पाएंगे और हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो वैश्विक जो उतार चढ़ाव होंगे वैश्विक इकोनॉमी में उससे सुरक्षित रह पाएगी और लचीली बनेगी, अगर हम लोग अपने यहाँ पे विनिर्माण उद्योग और नवाचार के माध्यम से हाई वैल्यूड प्रोडक्ट अगर बनाते हैं। तो इन तीन कारणों की वजह से हमें आवश्यकता है कि भारत को एक प्रोडक्ट नेशन बनना चाहिए। आगे बात करते हैं। अब भारत फिर क्या इस दिशा में कुछ प्रयास कर रहा है कि भारत अगर प्रोडक्ट नेशन बनना चाहता है तो क्या इस दिशा में प्रयास कर रहा है? देखिए, हाँ, प्रयास कर रहा है। एक योजना चल रही है उत्पादन संबंध प्रोत्साहन, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स चल रही है बहुत सारी। देखिए, 14 क्षेत्र ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं। उन 14 क्षेत्रों में ये बोला गया है कि आप प्रोडक्शन कीजिए,
आप प्रोडक्शन कीजिए, उसके आधार पर हम लोग प्रदर्शन आधारित आपको इंसेंटिव्स गवर्नमेंट देगी। मतलब गवर्नमेंट ने ये फिक्स नहीं किया कि आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, ये बोला कि आप प्रोडक्शन कीजिए, इनोवेशन कीजिए, और हम आपको उसके साथ साथ में क्या करेंगे, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। ये 14 क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो योजना है ये भी कोविड के आसपास से शुरू हुई थी। जो भारत का एक आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू हुआ था, उसके तहत हमें जरूरत महसूस हुई कि हमें कुछ ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां पे भारत बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, फार्मास्यूटिकल तो खैर करता है, परंतु इन 14 क्षेत्रों में फार्मास्यूटिकल भी शामिल है। तो हमें उन क्षेत्रों में हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाना है ताकि भारत जो है वो एक्सपोर्ट कर पाए और देश की जो आवश्यकता है उसको भी पूरा कर पाए। तो एक योजनाएं चल रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम 14 क्षेत्रों में चल रही है। अगला क्या है, डिजाइन से संबंध प्रोत्साहन योजना। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका डिजाइन अगर बनाते हैं तो भी उसके लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जैसे कि सेमीकंडक्टर डिजाइन जो है उसके लिए सरकार जो है वो वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगर सेमीकंडक्टर का कोई डिजाइन बनाता है तो वित्तीय के साथ साथ डिजाइन अवसंरचना निर्माण, मतलब ये बोला है कि अगर आप सेमीकंडक्टर की डिजाइनिंग करते हो तो सरकार आपको, एक तो जब आप प्रोडक्शन यूनिट स्थापित कर रहे हो उसके लिए भी पैसा देगी, साथ साथ में सरकार आपको और भी वित्तीय सुविधाएं प्रदान करेगी। तो हमारे यहाँ पे एक बात और ये चल रही है कि डिजाइन से संबंध प्रोत्साहन योजनाएं चल रही है। ठीक है, अगला बात करते हैं प्रमुख नवाचार मिशन। देश में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भी नवाचार मिशन चल रहे हैं, जैसे कि हमने क्वांटम कंप्यूटिंग को देश में बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन शुरू किया है। हमने देश में इनोवेशन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया है, जो कि नीति आयोग के तत्वाधान में चलता है। साथ साथ में अभी हाल ही में हमने एआई क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए इंडिया एआई मिशन भी शुरू किया है। तो कहीं ना कहीं हम नवाचार मिशन भी करें, नवाचार जब करेंगे तभी तो हम लोग हाई वैल्यूड प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो नवाचार मिशन भी हम लोग चला रहे हैं। अब हमने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति भी एक घोषित करी 2022 में। देखिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर अधिक होती है तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट है उसकी प्रतिस्पर्धा कम होती है, अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा होती है। तो देश में वर्तमान में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो जीडीपी का लगभग 13 से 14% है। तो हमने 2022 में एक लॉजिस्टिक पॉलिसी लेके आया और उस पॉलिसी के तहत हमने ये बात करी कि हम 2030 तक जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है हमारी जीडीपी का 8% उसको करेंगे, ताकि जो देश की आर्थिक समृद्धि है और प्रतिस्पर्धात्मकता जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो हमने ये 4 क्या की हुए योजनाएं शुरू करी है ताकि हम देश को एक प्रोडक्ट नेशन बना सके। आगे बात करते हैं। अब आपसे अगर कोई सजेशन मांगे कि आगे की राह क्या है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो देखिए इसमें यही है कि ऐसे देशों के साथ हमें वैश्विक साझेदारी बनानी चाहिए जो कि वर्तमान में विनिर्माण क्षेत्र में और नवाचार क्षेत्र में आगे। जैसे कि मैंने ताइवान की बात करी, ताइवान के साथ हम लोग साझेदारी बढ़ा सकते हैं कि वो चिप्स निर्माण जैसे जो क्षेत्र हैं उसमें उनके साथ सहयोग बढ़ाए, ताकि भारत भी उनके जो अनुभव रहे हैं उनसे सीख सके। जैसे कि जापान के साथ अगर हम लोग साझेदारी करेंगे तो जापान इनोवेशन में बहुत आगे है ना, तो जापान के साथ साझेदारी करके हम लोग सीख सकते हैं उसके अनुभव से कि कैसे इनोवेशन की संस्कृति को भारत में भी डेवलप किया जाए। अगला है अनुसंधान और विकास, यानी कि देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हमें प्राथमिकता देनी पड़ेगी। हम लोग जब तक देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्राथमिकता नहीं देंगे हमारे यहाँ पे इनोवेशन नहीं हो पाएंगे, इनोवेशन नहीं हो पाएंगे तो नए प्रोडक्ट डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए हमें यही करना है कि देखिए इनोवेशन के लिए वर्तमान में हम लोग जो फंडिंग करते हैं गवर्नमेंट की साइड से जो फंडिंग होती है वो बजट को और बढ़ावा दिया जाए। साथ साथ में जो एजुकेशन सेक्टर होता है, आपकी इंडस्ट्री होती है और सरकार जो है, इन सबके बीच में सहयोग होना चाहिए। क्योंकि जब भारत की शिक्षा जगत यानी कि यूनिवर्सिटीज अच्छी होंगी तो वहां से एक बेहतर टैलेंट निकल के इंडस्ट्री में जाएगा। सरकार जब इंडस्ट्री को सहायता प्रदान करेगी तो भारत में धीरे धीरे प्रोडक्ट डेवलप होंगे हाई वैल्यूड। तो इंडस्ट्री, एकेडमिया और सरकार सबको सहयोग करना चाहिए। इसके लिए ऐसा सुझाव हम लोग दे सकते हैं। अगला क्या है, अब ये जो प्रोडक्ट डेवलप करेगा, ये जो इनोवेशन होगा, कौन करेगा? मानव संसाधन करेगा। तो हमें यही करना है कि हमारे जो देश में मानव संसाधन है उसका विकास करना है। तो मानव संसाधनों के विकास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
उनको बेहतर तरीके से शिक्षा प्रदान की जाए, उनको बेहतर तरीके से कौशल प्रदान किया जाए, या फिर हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनमें और सुधार किया जाए। ठीक है, अवसरात्मक तरीके से हो गया, पाठ्यक्रम के तरीके से हो गया, ये किया जाए तो मानव पूंजी में हमें निवेश करना पड़ेगा। अगला देखते हैं, नीतिगत समर्थन जो है वो बढ़ावा। नीतिगत समर्थन मतलब यही हो गया कि सरकार ऐसी उद्योग अनुकूल नीतियां लेके आए, जैसे कि अब सरकार प्रयास कर ही रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम लेके आ रही है, डिजाइन संबंध प्रोत्साहन योजना लेके आ रही है, लॉजिस्टिक पॉलिसी लेके आई है। तो सरकार यही कर रही है कि उद्योग अनुकूल हमें नीतियां बनानी पड़ेंगी ताकि भारत में उद्योग लगे और भारत में साथ साथ में क्या हो, इनोवेशन हो और प्रोडक्ट डेवलप हो पाए बेहतर तरीके से। तो इसके लिए हमें यही करना है कि विनिर्माण को अगर प्रोत्साहित करना है तो जो भी अगर कोई रेगुलेटरी कोई भी बाधाएं आ रही हैं तो उसको खत्म कीजिए, साथ साथ में उद्योग फ्रेंडली नीतियां हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी न्यूज का हमने एनालिसिस किया कि भारत को प्रोडक्ट नेशन क्यों बनने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी हमारी महत्वपूर्ण जो न्यूज है वो है रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये रेत खनन हो रहा है और ये भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है रेत खनन की। आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि कोई अधिकारी जो है वो रेत खनन को रोकने गया था, उसके ऊपर कभी लाठीचार्ज हो गया, लाठीचार्ज तो क्या, उसके ऊपर कभी ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया या अधिकारी की मृत्यु हो गई। तो ये इलीगल माइनिंग बहुत ज्यादा भारत में होता है, रेत का भी होता है और दूसरे मिनरल्स का भी होता है। तो यहाँ ये क्या न्यूज आई है, सुप्रीम कोर्ट ने किस बारे में टिप्पणी कीजिए। तो देखिए क्या है, जम्मू कश्मीर का एक मामला है 2022 का। तो जम्मू कश्मीर में एक परमिशन दी गई थी रेत खनन की, है ना, मंजूरी प्रदान की गई थी। तो उस मंजूरी को क्या किया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एनजीटी, इसने उस मंजूरी को खारिज कर दिया। तो अब जिसको ये मंजूरी दी थी अब वो फिर सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि जो एनजीटी के जो निर्णय है उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के निर्णय को सही ठहराया। उसने बोला कि एनजीटी ने जो मंजूरी दी है वो बिल्कुल सही है, एनजीटी ने जो मना किया है, उस मंजूरी को रद्द किया है, वो सही बात है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुकता, सुप्रीम कोर्ट और भी बात करता है। वो ये बोलता है कि पर्यावरण मंजूरी के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, उसके साथ साथ में हमें चाहिए पुनर्भरण डेटा। ये दो चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अगर आपको रेत का खनन करना है, लाइसेंस लेना है, तो दो चीज चाहिए, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट और साथ साथ में पुनर्भरण डेटा। आगे देखते हैं न्यूज में क्या है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं कि क्या टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने करी है। सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि पुनर्भरण अध्ययन की अनिवार्यता है। अगर आपको परमिशन देनी है रेत खनन के लिए तो पुनर्भरण अध्ययन तो करना पड़ेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि जो डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट आ रही है वो तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि पुनर्भरण अध्ययन जो है उसका डाटा डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट में नहीं होगा। तो हम नहीं मानेंगे डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट को। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट आ रही है उसमें आपको पुनर्भरण डाटा भी रखना पड़ेगा, ऐसी बात है। अगला क्या है, प्राकृतिक पुनर्उत्पादन का सिद्धांत। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि जैसे कि हम लोग वृक्ष काटते हैं तो काटने से पहले उनका जो दोबारा उगना जरूरी होता है, तो सेम चीज बोल रहा है कि नदियों को संतुलित बनाने के लिए हमें जरूरी है कि रेत निकालने से पहले पुनर्भरण का जो है वो अध्ययन किया जाए। देखिए यहाँ पे पुनर्भरण का अगर सिंपल सा मतलब अगर समझने का प्रयास करेंगे तो ये है कि जो रेत जैसे अगर आपने वहां से निकाली तो कितने टाइम में वहां पर वापस से डिपोजिशन होगा या फिर जो वहां हानि हुई वो वापस से सही हो जाएगी, पुनर्भरण उसका हो जाएगा। सिंपल सा लैंग्वेज में ये है। तो सुप्रीम कोर्ट यही बोल रहा है कि देखिए प्राकृतिक पुनरुत्पादन का सिद्धांत जो है, पुनरुत्पादन का सिद्धांत यही बोलता है कि रेत निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका पुनर्भरण कब होगा, तब हम आपको अनुमति प्रदान करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रेत खनन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बात बोली है। तो देखिए क्या है, रेत खनन वास्तव में क्या है, इसको मुझे लगता है इसको बताने की आवश्यकता है कि नदी के किनारे हो गया, भूमि हो गया या फिर अन्य जगहों से प्राकृतिक रेत या फिर इससे जुड़े जो घटक है या फिर खनिज हो गया या पत्थर आदि को जो निर्माण कार्य हो गया या फिर प्रसंस्करण के लिए निकालना रेत खनन होता है। इसके बारे में कुछ खास बात नहीं है।
परंतु रेत खनन के पर्यावरणीय प्रभाव क्या होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक डिसीजन में बताया। एक 2012 का डिसीजन है, दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जो अगर असमित रेत खनन या फिर असाधारणीय तरीके से जो रेत खनन करते हैं उसके क्या पर्यावरण को गंभीर नुकसान होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि जो नदी के किनारे हैं उनका कटाव होगा, ऑब्वियसली बात है, अगर रेत वहां से हट जाएगी तो नदी के किनारे कटाव होगा, और जो प्राकृतिक पर्यावास होता है नदी का उसको नुकसान होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भूजल स्तर जो है वो नीचे जाएगा, अगर रेत की वजह से भूजल स्तर जो है वो धीरे धीरे रिश्ता रहता है नीचे, तो भूजल स्तर नीचे जाएगा। जलभृत जो होते हैं उसको नुकसान होगा। मतलब जलभृत देखिए क्या होता है, मतलब पृथ्वी की जो संरचना होती है, आंतरिक संरचना, अवसादी संरचना जो होती है, उसमें जो पानी को स्टोर करती है वो जलभृत होते हैं। तो अगर भूजल स्तर कम हो रहा है तो जलभृतों को भी नुकसान होगा, सिंपल सी बात है। अगला क्या है कि जो जैव विविधता है उसके लिए भी खतरा होगा। मछली जो होगी, अगर उसका रेत अगर आप वहां से निकाल लेंगे तो मछली की जो प्रजनन स्थल जो होते हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। और नदी में बाढ़ आने की भी खतरा हो जाता है, क्योंकि बहुत सी बार हम लोग देखते हैं कि अगर इलीगल तरीके से या असंधारणीय तरीके से, असीमित तरीके से अगर रेत वहां से हटा दी जाती है तो नदी जो है वो अपने एक तरह से जैसे कि ऐसा बह रही है नदी और यहां से अगर आपने ये हटा दिया तो बाढ़ आने का खतरा भी उस क्षेत्र में बढ़ जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य केस में ये बताया कि असीमित रेत खनन के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। साथ साथ में एक बात यह है कि जल की जो गुणवत्ता है उसमें भी गिरावट आएगी, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये 4-5 रीजन प्रभाव हो सकते हैं रेत खनन के पर्यावरणीय प्रभाव। ठीक है, आगे देखते हैं। अब भारत में देखिए कानूनी ढांचा क्या है वास्तव में रेत खनन को रोकने के लिए या फिर इसके संधारणीय खनन के लिए। तो एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 का। तो ये अधिनियम तो एक बहुत ब्रॉड अधिनियम है। इस अधिनियम में सारी बातें ये बोली गई है कि अगर किसी भी गतिविधि से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है तो सरकार उस पर रोक लगा सकती है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तो एक बड़ा अधिनियम होगा। दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि जो रेत सहित अगर आप सभी गौण खनिजों की बात करते हैं तो इनके खनन के लिए पर्यावरण मंजूरी जो है वो अनिवार्य कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। किसमें? दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य केस में 2012 में। मतलब अगर आपको रेत निकालना है तो आपको पर्यावरण मंजूरी लेना बहुत जरूरी होता है। परंतु दूर दराज के जो इलाके होते हैं जहां पे नदियां होती है वहां पे पर्यावरण मंजूरी ली नहीं आती, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट बहुत ज्यादा हो नहीं पाता है ना देश में। अगला ये बोला कि उच्च रेत खनन का पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के तहत हमें उसका पर्यावरण प्रभाव आकलन भी करना पड़ेगा। तो इसमें यह बोला कि देखिए क्लस्टर आधारित आकलन शुरू किया गया। ये छोड़ दीजिए, ये देखिए कि जो पुनर्भरण अध्ययन को हम लोग जो जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में टिप्पणी करी है तो ये बात इसमें बोल दिया गया था। EIA जो अधिसूचना थी जिसका 2016 में संशोधन किया गया था उसके माध्यम से ये बोला गया था कि पुनर्भरण अध्ययन जो है उसको जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है उसका अहम हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वापस से यही बात बोली है कि जो जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसमें आपको पुनर्भरण का डाटा शामिल करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो अधूरा रहेगा, है ना। अब संधारणीय रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश 2016 के भी है, साथ साथ में प्रवर्तन एवं निगरानी दिशा निर्देश 2020 के है। इसके तहत भी यही बात हुई कि जो रेत है उसका सुरक्षित संधारणीय खनन किस प्रकार से किया जाना चाहिए और क्या सीमाएं उसकी होती है वो इसमें बताया गया कि इसमें आपके संधारणीय रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश 2016 के और प्रवर्तन एवं निगरानी दिशा निर्देश 2020 के। तो हमारे देश में कानूनी ढांचा ये है रेत खनन को देखने के लिए, है ना। आगे बात करते हैं इसमें क्या है। अब देखिए ये तो न्यूज तो हमारी खत्म हो गई, इसमें हम लोगों ने देख लिया। अब ये यूपीएससी जो है उसने 2019 के मेंस में सवाल पूछा आपसे। सवाल क्या था? तटीय बालू रेत खनन, है ना, चाहे वह वैध हो या अवैध, हमारे पर्यावरण के सामने सबसे बड़े खतरों में एक है। भारतीय तटों पर हो रहे बालू के खनन के प्रभाव का विशिष्ट उदाहरणों का हवाला देते हुए विश्लेषण कीजिए। सेम चीज, प्रभाव
क्या है पर्यावरणीय प्रभाव तो हम लोग देख ही चुके हैं, जो कि दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद बता दिए। बाकी आप इस सवाल को देखिए और इसको लिखने का प्रयास कीजिए। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जैसे कि आप लिख के और उसको अपलोड भी कर सकते हैं, आपका फोटो खींच के उसको, ठीक है। इसको देखना, यूपीएससी ने इस बारे में सवाल पूछा हुआ है आपसे। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज क्या है हमारी। अगली न्यूज जो हमारी थोड़ी इसरो से संबंधित है। और न्यूज क्या है, इसरो ने पहला एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण पूरा किया। क्या है ये, देखिए ये दिख रहा है आपको कुछ, ये तो खैर अलग हो गया, हेलीकॉप्टर नहीं है इसमें। अब क्या है, इसरो की एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन के लिए हाल ही में इसरो ने एक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन किया है। और इस टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूं। ये एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण क्या है, जैसे कि हमारा प्लान ये है कि गगनयान मिशन के माध्यम से हम लोग ये करेंगे कि रॉकेट के माध्यम से हमारे 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की सतह से ले जाएंगे और वहां पे उनको 3 दिन रखेंगे, फिर उनको वापस लेके आएंगे। अब वापस लाना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एक तो स्पीड होती है, साथ साथ में पृथ्वी की जो वायु तो घर्षण होता है, और उस जो स्पीड है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो इसरो ने हाल ही में जो डेमोन्स्ट्रेशन किया टेक्नोलॉजी का वो यही है कि जब रॉकेट की वापस लैंडिंग हो रही होगी तो पैराशूट के माध्यम से उसकी गति को कम करना। मतलब जब ये आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं ऐसा पैराशूट खुल जाएगा, और जो ये धीरे धीरे जो लैंडिंग होगी उस रॉकेट की, तो वो कहीं ना कहीं से एक सॉफ्ट लैंडिंग हो पाए और जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं वो सुरक्षित रहे। मतलब ये है कि पैराशूट के माध्यम खोलकर के माध्यम से हमें जो लैंडिंग के टाइम पे जो गति होती है उस गति को कंट्रोल करना है, ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा सुनीता विलियम्स जो अभी लेके आए थे एलन मस्क का जो रॉकेट था उसके थ्रू, तो उनको आपने जब अगर उतरता हुआ वो वीडियो देखा होगा तो उसमें आया था कि पैराशूट टाइप का एक ओपन हुआ और धीरे 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 फिर वो समुद्र की सतह के ऊपर उतरा था, है ना। तो वो सेम टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन इसरो भी कर रहा है। आगे देखते हैं क्या है। देख आगे मैंने सिंपल शब्दों में वैसे आपको बता दिया है कि पैराशूट के माध्यम से गति को कम करना है धीरे धीरे, और गगनयान मिशन में जो है अंतरिक्ष यात्री ताकि वो सुरक्षित रह सके और पृथ्वी पर एक सॉफ्ट लैंडिंग कर सके, इसके बारे में ये टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन किया है इसरो ने। तो अब इसमें बात हम लोग जान लेते हैं कि गगनयान मिशन क्या है। इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता चुका हूं कि हमारे 3 अंतरिक्ष यात्री मानव मिशन है। 3 सदस्यों को लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पे ले जाया जाएगा और 3 दिन वहां पे रखा जाएगा और पृथ्वी पर वापस से सुरक्षित उनकी वापसी की जाएगी। इसमें जो प्रक्षेपण यान जो हम लोग उपयोग करने वाले वो है ह्यूमन रेटेड LVM-3। पहले इसका नाम जो था वो GSLV Mark 3 था, अब उसको चेंज कर दिया और ये नाम रखा है। GSLV जो रॉकेट है हमारा जनरली 3 स्टेज का होता है, ठीक है। तो पहला जो स्टेज होता है वो आपका होता है सॉलिड, ठीक है, सॉलिड होता है। दूसरा जो होता है वो आपका लिक्विड होता है, और तीसरा जो होता है वो आपका होता है क्रायोजेनिक ये रहा क्रायोजेनिक स्टेज होती है। और क्रायोजेनिक स्टेज के माध्यम से ही ऊपर तक पहुंच पाते हैं और हेवी जो सैटेलाइट है वो छोड़ पाते हैं हम लोग ना। तो क्रायोजेनिक स्टेज में एक्चुअली में क्या होता है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत कम तापमान पर ऑक्सीडाइज की जाती है यहाँ पे, है ना, क्रायोजेनिक स्टेज में। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, जो इसरो का ह्यूमन रेटेड LVM-3 जो है ये 3 चरणों का रॉकेट है। पहला वाला है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा वाला है क्रायोजेनिक स्टेज, और हम इसको मानव मिशन के लिए उपयोग करने वाले हैं। अगर भारत ये कर पाया, हम अगर गगनयान मिशन भेज पाए और वो सक्सेसफुल हो पाया कि हमारे तीनों अंतरिक्ष यात्री वापस आ गए सुरक्षित, तो हम ऐसे चौथे देश होंगे ये करने में जो सक्षम होगा। इससे पहले हमसे संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस ये टेक्नोलॉजी अपनी डेवलप कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इससे संबंधित रिलेटेड न्यूज क्या है, देखिए रिलेटेड न्यूज ये है कि 23 अगस्त जो है
वहां पे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो है उन्होंने एक रूपरेखा प्रस्तुत करी कि आने वाले भविष्य में हमारे मिशन क्या होंगे इसरो के, है ना। तो 23 अगस्त को क्यों चुना इन्होंने? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस होता है 23 अगस्त को। और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 अगस्त को ही 2023 में चंद्रयान 3 जो था वो चंद्रमा की साउथ पोल जो था चंद्रमा का, वहां पे उसने सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। तो चंद्रयान मिशन जब सॉफ्ट लैंडिंग जिस दिन किया था वो 23 अगस्त थी। तो उस 23 अगस्त को अब हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अब क्या है हमारे आगे आगामी मिशन क्या है? तो देखिए, हम जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसी प्रकार का हम एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाले हैं और 2035 तक प्रयास करेंगे कि ऐसा हम लोग बना पाए, है ना। आगे 2040 तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा पर हम लोग अंतरिक्ष यात्री को भेज दें, ठीक है। साथ साथ में हम लोग ये प्रयास भी कर रहे हैं कि चंद्रयान 4 भी भेजेंगे और शुक्र ग्रह के लिए भी मिशन भेजेंगे। ऐसा हम लोग भविष्य में प्रयास करने वाले। मेन बात यह ध्यान रखिए कि गगनयान जो है वो क्या है, एक मानव युक्त मिशन है। इसकी डेट एक्सटेंड होते जा रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी, देखिए टेक्नोलॉजी इसमें थोड़ी सी डिफिकल्ट है। जो अंतरिक्ष यात्री है उनकी सुरक्षा एक सर्वोपरि है ना। तो धीरे धीरे ये मिशन अभी भी डिले हो रहा है। अब देखते हैं आगे ये कब मिशन सक्सेसफुल हो पाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी चौथी महत्वपूर्ण खबर की। हमारी चौथी महत्वपूर्ण खबर क्या है? भारत में मवेशियों और भैंसों की कम दुग्ध उत्पादन क्षमता है। ऐसी एक रिपोर्ट कृषि मंत्रालय से संबंधित एक समिति थी, उसने कुछ एनालिसिस किया, उसके बाद ये निष्कर्ष पे वो पहुंचे कि हम जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन चला रहे थे और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी थी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की भूमिका की भी उन्होंने समीक्षा करी और साथ साथ में इस निष्कर्ष को निकल के आए कि भारत में जो गाय और भैंस है उनकी दुग्ध उत्पादन जो क्षमता है वो वैश्विक स्तर से कम है, ठीक है। देखते आगे और क्या है इस न्यूज में। तो देखिए, कुछ तो फैक्ट है इसमें। फैक्ट ये है कि भारत में आधिकारिक तौर पर अगर देखा जाए तो मवेशियों की 53 देशज नस्लें हैं और भैंसों की अगर बात करें तो 21 है। इतना नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं, है ना। अब औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए हमारे यहाँ पर इसका क्रक्स ये है, क्रक्स देखते हैं। ये फैक्ट इतना याद नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं। क्रक्स ये है कि हमारे यहाँ पर जो दैनिक दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो एक तो जो विदेशी और क्रॉस ब्रीड होती है मवेशी उनसे भी कम है, हमारी देशज नस्लों की एक तो इनसे कम है, देशी विदेशी और क्रॉस ब्रीड वालों से। दूसरी ये है कि इंटरनेशनल स्तर पर इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश हो गए, उनसे भी हमारी कम है, यानी कि देशों से भी कम है। साथ साथ में विदेशी जो क्रॉस ब्रीड और विदेशी नस्लें होते हैं उनसे भी कम है। मतलब भारत जो है दुग्ध उत्पादन में अभी वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान पर आता है, परंतु हमारे जो मवेशी है, भैंस हो गई और आपकी गाय हो गई, उनकी दुग्ध उत्पादन की जो क्षमता है यानी कि उनकी उत्पादकता है वो बहुत कम है। ऐसा यहाँ पे निकल के आ रहा है और वो विदेशी से भी कम है और देशों से भी कम है, कुछ देशों से। बाकी ये डाटा इतना याद नहीं रहता तो चलेगा काम ना। आगे बढ़ते हैं। तो क्यों कम है हमारे यहाँ पे? क्यों हमारे यहाँ पर दुग्ध उत्पादन जो क्षमता है वो कम है? तो देखिए, सीमित कृत्रिम गर्भाधान कवरेज, हमारे यहाँ पे जो कृत्रिम गर्भाधान का कवरेज है वो कम है। ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ पे देश में जो गर्भाधान कवरेज है केवल 30% प्रजनन योग्य बोवाइन गो जातियों तक ही सीमित है। मतलब ये ध्यान रखिए कि हाँ, भारत में जो कृत्रिम गर्भाधान होता है वो बहुत कम है। अब दूसरा ये बोला कि जो गर्भाधान कृत्रिम करने के लिए टेक्नीशियंस की जो जरूरत होती है या फिर मानव संसाधन की जरूरत होती है वो भी भारत में बहुत कम है। जैसे कि एक आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में चाहिए लगभग 2,02,469 तकनीशियन चाहिए और है भारत में कितने? 1,16,586 ही उपलब्ध है। मतलब लगभग देखा जाए तो भारत में 45% जो है वो तकनीशियनों की कमी है। अगला क्या है? वहनीयता की अगर बात करें तो क्या है? देखिए, ये वहनीयता मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमारे यहाँ पर 80% से अधिक कम उत्पादन क्षमता वाले
हम जो देशज मवेशी हमारे, जैसे कि गाय और भैंस हो गया, जिनकी 80% से कम उत्पादन क्षमता वाले जो मवेशी है वो किसके पास है? या तो सीमांत किसानों के पास है या फिर भूमिहीन श्रमिकों के पास है। अब जो सीमांत या लघु किसान है या जो श्रमिक है, उसके पास अगर 80% ऐसे देशज मवेशी है जिनकी उत्पादन क्षमता कम है, तो वो उत्पादन क्षमता बढ़ाने का वैसे ही प्रयास नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास उनको खिलाने के लिए बेहतर चारा नहीं होगा, उनका उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो भी संसाधनों की आवश्यकता होगी वो नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 कारण है। अब तो कमेटी कारण बताएगी तो कुछ सुझाव भी देगी। तो कमेटी ने सिंपल से ऐसे सुझाव दिए। उसने ये बोला, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, कि 5000 के आसपास हमें हमारी जो देशज नस्लें हैं कम से कम उनको संरक्षित करना पड़ेगा। क्यों संरक्षित करना पड़ेगा? एक तो इनका जीनोमिक चयन किया जा सके, दूसरा यह है कि अगर रोग लगा तो रोगों से व्यापक हानि रोकने के लिए हमें लगभग 50,000 हमारी देशज जो मवेशी है उनको संरक्षित करना पड़ेगा, ऐसा कमेटी बोलती है। अब दूसरा कमेटी ये बोलती है कि समावेशी नस्ल सुधार कार्यक्रम हमें चाहिए। ऐसा नहीं हो कि नस्ल सुधार आप करने लगे और एक ही प्रजाति की सारी नस्लें हो गई। अगर एक ही प्रजाति की सारी नस्लें हो जाएंगी तो अगर मान लीजिए कभी भी कोई रोग लगा तो सभी को एक साथ खत्म होने का खतरा रहता है। तो ये कमेटी सुझाव ही दे रही कि जो सभी राज्य हैं हमारे भारत में, जितने भी राज्य, और उनकी जो सबसे बेस्ट नस्ल है उस तरह का हमें डेवलपमेंट करना चाहिए जो नस्ल सुधार कार्यक्रम के लिए, है ना। ऐसा नहीं हो कि एक ही प्रकार के हम लोग सारे कर ले। अगला ये बोलते हैं कि कुछ जवाबदेही भी तय करने की आवश्यकता ये बोलती है कि देखिए जो सीमेन उत्पादन होता है और जो सीमेन के सेंटर्स होते हैं, स्टेशन होते हैं, पर बिक्री में जो बार बार होने वाली जो समस्याएं होती है, सीमेन उत्पादन या सीमेन के जो आपके स्टेशन रहते हैं उनकी बिक्री में जो समस्याएं होती है, वहां पे एक जवाबदेही तय करने की आवश्यकता है, ऐसा भी कमेटी बोलती है। ठीक है, ये कमेटी ये बोलती है कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करना चाहिए या उसमें जवाबदेहीता लानी चाहिए, ऐसा कमेटी बोलती है, क्योंकि हमें कृत्रिम गर्भाधान हमारे देश में बढ़ाना होगा। कृत्रिम गर्भाधान बढ़ेगा तभी हमारे देश की जो मवेशियों की जो उत्पादकता है वो बढ़ सकती है। ये कमेटी के 3 सुझाव आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं कि हमारे देश में क्या कुछ चल रहा है, पहले चल रही है इसको लेके। हाँ, कुछ पहले चल रही है। देखिए, एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन है जो कि 2014 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य यही था कि हमारी जो देशज नस्ल है उनका विकास करना है और उनका संरक्षण करना है। ऐसा हमने मिशन शुरू किया था, राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में। अगला हमने किया था कि त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम, ये भी शुरू किया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक के बारे में हो सकता है आपने सुना हो, मनुष्यों के लिए यूज होती है तो पशुओं के लिए भी वो यूज होती है। तो उसमें ये बोला कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक और सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग करना है और हमें त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू करने हैं। ठीक है, हमारे जो स्वदेशी नस्ल है उनकी नस्ल को सुधार करना है। अगला है कि हमने अनुवांशिक सुधार लाने के लिए क्या किया, कुछ चिप्स बनाई है, चिप, है ना, जैसे कि गोचिप और महिष चिप। तो गोचिप किसके लिए होगी? गोवंश के लिए, महिष चिप भैंस के लिए, है ना। अगला क्या है, भारत पशुधन ऐप भारत सरकार ने लॉन्च किया है कि पशुधन की पहचान करना है, साथ साथ में उसका प्रजनन और स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए एक तरह से एकीकृत डिजिटल मंच क्या है, भारत पशुधन ऐप। तो ये 4 प्रकार की योजनाएं हमने हमारे देश में शुरू करी है मवेशियों के नस्ल सुधार के लिए, है ना। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम, गोचिप महिष चिप और भारत पशुधन ऐप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारी वो न्यूज कंप्लीट हो गई है। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या है, हाँ, 5वीं हमारी जो महत्वपूर्ण न्यूज है आज की वो है आक्रामक प्रजातियों के बारे में। ये न्यूज ठीक है, एनवायरमेंट के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिहाज से ज्यादा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, हाल ही में एक स्टडी आई है, एक रिसर्च ऐसा आया है, वो ये बोला, उस रिसर्च में ये बात निकल के आई कि जो आक्रामक प्रजातियां होती हैं, आक्रामक प्रजातियां क्या होती है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, कि जो आक्रामक प्रजातियों से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और उसमें इतना अनुमान लगाया कि आक्रामक पौधों और जानवरों से नई पारिस्थितिकी तंत्र में जहां भी वो जाके फैलते हैं,
देखिए, अगर आपको अभी आक्रामक प्रजाति आ रहा है तो एक थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जल कुंभी आपने देखा होगा, जल में फैल जाती है, फिर वहां पर और चीजें नहीं हो पाती है, जल भी गंदा हो जाता है। तो आक्रामक प्रजातियों की वजह से जिस पारिस्थितिकी तंत्र में आक्रामक प्रजातियां फैलती हैं, उसकी वजह से दुनिया भर में लगभग 2.2 ट्रिलियन डॉलर जो है उसका नुकसान हो रहा है। ये ऐसा एक रिसर्च पब्लिश हुआ है। तो हमारे यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि आक्रामक प्रजाति वास्तव में क्या होती है, और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं ना। तो ये भी बात बोली गई कि सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंच रहा है आक्रामक प्रजातियों की वजह से, उसमें पौधे सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके बाद ऑर्थोपोड्स और स्तनधारी जो होते हैं उनका स्थान आता है। आक्रामक प्रजातियां क्या होती है वो देखते हैं अब ना। देखिए, आक्रामक प्रजातियां क्या है, अगर सिंपल से लैंग्वेज में बात की जाए कि कोई भी जानवर हो गया, पौधे हो गए, या फिर सूक्ष्म जीव हो गया, प्राकृतिक रूप से किसी जगह पे नहीं पाए जाते परंतु वहां पर उगने लग गए, तो वो क्या हुए, आक्रामक प्रजाति हो, क्योंकि वो उसका क्षेत्र नहीं है और फिर भी अगर वो वहां पे उग रहा है तो वो एक तरह से आक्रामक प्रजाति हो गई और वो आसपास के जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको खराब कर देगा, है ना। तो पौधे, जानवर या सूक्ष्म जीव जो प्राकृतिक रूप से किसी क्षेत्र की देशज प्रजाति, मतलब उस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, नहीं है, लेकिन एक बार नए क्षेत्र में प्रवेश के बाद उस क्षेत्र में वो तेजी से फैल जाती है और वहां की जो प्रजातियां हैं उनको नुकसान पहुंचाती है, तो वो क्या होगी, आक्रामक प्रजाति। अब भारत में जैसे कि कुछ आम उदाहरण की अगर हम लोग बात करें आक्रामक प्रजातियों की, तो देखिए लेंटाना केमारा, ये स्थानीय वनों के विकास को अवरुद्ध कर देती है, और पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस यानी कि कांग्रेस घास, ये नाम आपने सुना होगा, खेतों में फैल जाती है और खेतों की जो फसलें होती है उनको नुकसान पहुंचाती है। ये सबसे फेमस एग्जाम्पल है जलकुंभी, आपने नाम सुना होगा, जलाशय में फैल जाता है और जलाशय के आसपास का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसको खराब कर देता है। एक अफ्रीकी कैटफिश भी होती है जो कि मछलियां जो होती है उनकी विविधता को ये लोग नुकसान पहुंचा रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं उदाहरणों के साथ। अब इनका इंपैक्ट क्या होता है, देखिए आक्रामक प्रजातियों के प्रभाव क्या है। सबसे पहले तो क्या है, खाद्य श्रृंखला पे अगर असर की बात करें तो खाद्य श्रृंखला पे ये क्या करेंगे कि जब ये देशज प्रजातियां जो वहां की पहले से ही हैं, अगर ये वहां पे आक्रामक प्रजाति आ गई बाहर से, तो क्या करेंगे, उसका जो संसाधन होगा उसको छीन लेगी, तो कहीं ना कहीं देशज प्रजातियों के लिए संसाधन कम उपलब्ध रहेंगे। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाएगी। हमने जैसे कि बात करा कि खेतों में भी फैल जाती है तो कृषि उत्पादकता को कम कर देगी और रोग भी फैलाएगी। ठीक है, अब पारिस्थितिकी संतुलन को भी बिगाड़ देगी, ये भी हम लोग बात ही कर चुके हैं। मतलब पर्यावरण को एक तरह से ये नुकसान ही पहुंचाती है आक्रामक प्रजाति, है ना। परंतु कहीं कहीं ये देखा गया कि ये पर्यावरण में कुछ मदद भी करती है। ऐसा एक दो एग्जाम्पल है कि जैसे कि कुछ दुर्लभ आक्रामक प्रजातियां ऐसी है जो कि कुछ देशज प्रजातियों की उत्तरजीविता सुनिश्चित करती है या फिर पारिस्थितिकी सेवाएं उनको प्रदान करती है। इतना मत ध्यान रखिए, एक बात स्टेटमेंट ध्यान रखिए कि सभी आक्रामक प्रजातियां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। अगर ऐसा स्टेटमेंट आए एकदम एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ आक्रामक प्रजातियां फायदा भी पहुंचाती है पारिस्थितिकी तंत्र में। अब ये स्टेटमेंट आता है कि आमतौर पर जो आक्रामक प्रजातियां हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाती है, तो ये बात सत्य होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनको नियंत्रण कैसे किया जाए, नियंत्रण के क्या उपाय हो सकते हैं, तो देखिए ये है, अब ये आक्रामक प्रजातियां इस क्षेत्र में तो अवेलेबल नहीं है, उस क्षेत्र के स्थानिक नहीं है, तो किसी न किसी प्रकार से ये आ रही होंगी, तो क्या करना है, या तो व्यापार हो रहा है या फिर यात्रा के माध्यम से या फिर जैसे शिपिंग होता है, इन सब के माध्यम से ये मेनली फैलती है, आती है। तो कहीं ना कहीं हमें इन सब चैनलों की एक सख्त निगरानी करने की आवश्यकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कोई एक नई आक्रामक प्रजाति नहीं आ जाए। तो एंट्री पॉइंट्स जहां पे भी होते हैं उनको ब्लॉक करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगला क्या है, उनके प्रसार को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो देखिए हम लोग यही करते हैं कि पौधों में अगर बीमारियां, शिकारी कीट, परजीवी, रोगजनक जैसे अगर जैविक नियंत्रण डाले जाए तो आक्रामक प्रजातियां के प्रसार को रोका जा सकता है। जैसे खेतों में हम लोग बहुत सी बार फसल को बचाने के लिए उन पर दवाई वगैरह छिड़कते हैं, तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। अगला यांत्रिक नियंत्रण कर सकते हैं, शाकनाशी हो गया, पीड़कनाशी हो गया, कीटनाशक है, कवकनाशी,
रासायनिक नियंत्रण के उपाय कर सकते हैं। मतलब हम लोग जो रासायन डालते हैं वो डाले जाए, जैविक नियंत्रण डाले जाए, ताकि अगर कोई आक्रामक प्रजाति आ गई तो उसको और दूसरी जगह फैलने से रोका जा सके, है ना। अब उन्मूलन और पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली किस प्रकार से की जा सकती है कि जब ये प्रवेश कर रही होती है, शुरुआत में जब आरंभिक चरण में होती है, तो पूरी तरह से इनको नष्ट कर दिया जाए। सिंपल सी बात है, हम लोगों ने बात कही है कि कंट्रोल कर लिया जाए इसको। फिर क्या होगा कि देशित प्रजाति को वहां पर पुनर्बहाली उसकी की जाए, यानी कि रिस्टोरेशन एक तरह से किया जाए। देखिए, अगर ए एरिया है, इसमें अगर आक्रामक प्रजाति आ गई आपकी, तो एक तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि उस आक्रामक प्रजाति को फैलने से रोकना है, तो उसको नष्ट किया जाए। दूसरा क्या होगा कि इसकी वजह से जो हमारी देशित प्रजाति है, इसको नुकसान हुआ है, तो अब इसका रिस्टोरेशन करना है, हमें इसको वापस से इसके पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली करनी है। ये बात यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो ये नियंत्रण के उपाय भी हम लोगों ने देखे। तो ये न्यूज भी हमारी खत्म हो गई, और प्रीलिम्स के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इससे हो सकता है कभी भी आपका। अगला हम लोग देखते हैं, हाँ, तो अगला क्या है, एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली। देखिए, हाल ही DRDO ने एक एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली है, उसका टेस्टिंग किया है, तो फिर से ये न्यूज में आया। देखिए, ये आपने ACE-400 के बारे में नाम सुना होगा। हम जब अभी इंडिया और पाकिस्तान एक टसल में, तनाव में संलग्न थे, तो ACE-400 जो थी, उसने हमारे वायु जो क्षेत्र था उसकी सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अब भारत को ऐसा महसूस हो रहा है कि भविष्य में अगर कोई भी युद्ध होता है किसी भी कंट्री के साथ में, तो हमारा एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए जो कि एकीकृत हो, और हमारे देश के नागरिक हो गए, हमारे देश की सीमाएं हो गई, हमारे देश के महत्वपूर्ण संस्थान हो गए, उनकी सुरक्षा कर पाए। तो यही DRDO ने हाल ही में एक एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली जो है उसका एक सफलतापूर्वक पहला उसका एक तरह से परीक्षण किया है। तो देखते हैं उस प्रणाली में क्या क्या है और ये काम क्या है। देखिए, वही निगरानी करना, खतरे की पहचान करना और वायु रक्षा प्रणाली है उसको एक्टिवेट करना, ताकि क्या हो कि हमारे देश में जो मिसाइल हो गए, विमान हो गए या फिर UAV से अगर कोई भी हमला किया जाता है तो उसको रोका जा सके। आगे बढ़ते हैं ना। तो अब ये जो प्रणाली जिसका DRDO ने परीक्षण किया है, इसमें तीन चीजें शामिल की है, 3 घटक है इसके। तीनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहला है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। मतलब इसमें जो रखा गया है, एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल रखी गई है, जिसका निर्माण किसने किया है? DRDO ने किया है, ठीक है। दूसरा है इसी का, ये जो QRSM है, इसका निर्माण किसने किया? आपके DRDO ने। और ये जो है ये कम दूरी की, छोटी दूरी की है, मतलब 5 से 30 किलोमीटर तक अगर कोई भी इसको UAV या मिसाइल दिखती है तो उसको ये नष्ट कर देगी। और ये क्या है कि जो सेना का जो काफिला होता है उसकी सुरक्षा के लिए काम आ जाएगा हमारे, है ना, या सेना के कोई भी डिपो हो गया उसकी सुरक्षा के लिए काम आ जाएगा। और इसको मोबाइल प्लेटफॉर्म जो होते हैं, मतलब जैसे ट्रक व्रक चल रहा है, उसी से इसको लॉन्च किया जा सकता है। किसको? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल को DRDO छोटी रेंज और मोबाइल प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया। तो पहला घटक ये है। दूसरा घटक की बात करते हैं कि क्या है इस प्रणाली में। तो दूसरा घटक है एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये इसमें शामिल किया गया है। अब ये किसने बनाया है? तो अनुसंधान केंद्र इमारत जो है उसके द्वारा विकसित किया गया है। और इसमें यह बात की गई है कि ये मेन पोर्टेबल होगा, इसको कहीं भी आदमी भी ले जा सकता है, और कम दूरी पर अगर कोई भी हवाई खतरा होता है तो उसको ये नष्ट कर सकता है। क्या? एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम आपका। तो दूसरा घटक इसका ये हो गया। तीसरा घटक ये कि अगर किसी पर लेजर से हमला करना हो तो वो बनाया गया, हाई पावर लेजर आधारित डायरेक्ट एनर्जी वेपन जो है उसको बनाया गया। अब लेजर में एक उच्च ऊर्जा होती है, इसको बनाया किसने? पहले ये देख लेते हैं। उच्च ऊर्जा प्रणाली और विज्ञान केंद्र द्वारा इसको विकसित किया गया आपका, है ना। तो ये क्या है? लेजर के माध्यम से एक प्रकाश की गति से जाएगा और लेजर के माध्यम से आप उसको क्या करना है? सामने वाले की जो हथियार है उसको निष्क्रिय कर देना है ना। मतलब सामने वाले में जैसे कि कोई हथियार ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगे हैं, अगर आप लेजर के माध्यम से उस हथियार के वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो लगे हैं
अगर उनको नुकसान पहुंचा दे तो हो सकता है कि वो पूरा हथियार ही उसके बाद यूज में आने लायक नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं एक थर्ड जो इसमें शामिल किया गया है वो लेजर वेपन भी इसमें शामिल किया गया है ना। आगे देखते हैं। हाँ, अब इसको कमांड सेंटर क्या है, मतलब इसको कौन ऑपरेट करेगा, ये जो प्रणाली डेवलप की गई। तो देखिए इसका एकीकृत संचालन, एकीकृत कमान जो है हमारी, एकीकृत कमान और नियंत्रण द्वारा ये जो पूरी प्रणाली है इसका नियंत्रण किया जाएगा। और इसको विकसित कौन कर रहा है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला जो है वो इस कार्यक्रम की एक नोडल प्रयोगशाला है और इस पूरे कार्यक्रम को विकसित भी कर रही है। तो डीआरडीओ एक नया प्रकार का भारत में हथियार प्रणाली डेवलप कर रहा है, एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली, ताकि हमारा जो एयर स्पेस है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो पाए और हम भविष्य के जो खतरे हैं उनसे हमारा देश सफलतापूर्वक निपट पाए। ठीक है, तो इस न्यूज के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। हमने आज की जो हमारी 6 महत्वपूर्ण न्यूज थी उनके बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब बात करते हैं हम लोग संक्षिप्त सुर्खियों की। पहली खबर है हमारी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। देखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि जो उपभोक्ता फोरम होते हैं वो अपने सभी आदेशों को लागू कर सकते हैं, ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। और उनके पास सिविल न्यायालय की या फिर सिविल अदालत की डिग्री या निर्णय होता है, मतलब उनके पास जो पावर होती है उपभोक्ता फोरम के पास वो सिविल न्यायालय की होती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है ना। सिविल न्यायालय क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऐसा न्यायालय होता है जो कि समन जारी कर सकता है, साथ साथ में आपके गवाह को बुला सकता है, किसी डॉक्यूमेंट को मंगवा सकता है। तो सिविल न्यायालय की शक्तियां इनके पास है। अब देखिए क्या है, सबसे पहले जो एक्ट बनाया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये 1986 में बनाया गया था और 2002 में इसमें एक संशोधन किया गया था। तो ये जो संशोधन किया गया था उसके माध्यम से, इस निर्णय के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं उस गलती को सुधारा है जो 2002 में एक संशोधन के माध्यम से हुई थी। अभी आपको देखिए ये बहुत कुछ ध्यान रखने का नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब क्या है कि एक नया एक्ट आ चुका है। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आ चुका है और इसके जो प्रावधान है अगर वो कभी डिटेल में आते हैं तो हम उसके बारे में बात करेंगे। इसमें उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के लिए बात की गई है, 6 प्रकार के अधिकार बताए गए हैं और किस प्रकार उसको संरक्षित किया सकता है, किस प्रकार जिला फोरम होगा, राज्य फोरम होगा, केंद्रीय फोरम होगा, सबके बारे में डिटेल से बात करी गई है। तो हम कभी आएगा 2019 वाला एक्ट तो उसके बारे में बात करेंगे। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, जैसे कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण होगा, राज्य स्तर पर भी होगा इस प्रकार का, एंड आपके जिला स्तर पर भी बनाया जाएगा, ताकि उपभोक्ता के जो अधिकार है उनको संरक्षित किया जा सके और उनको न्याय दिया जा सके। तो कभी ये डिटेल में न्यूज आएगी तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्या है, देखिए इनर लाइन परमिट के बारे में है ये क्वेश्चन। मुक्त आवागमन व्यवस्था, सॉरी इनर लाइन परमिट नहीं, मुक्त आवागमन व्यवस्था यानी कि फ्री मूवमेंट रिजीम जो है उसके बारे में। तो असम राइफल ने एक हाल ही में डाटा दिया है, उसने ये बोला है कि लगभग 42,000 म्यांमार के जो नागरिक हैं उन्होंने नई मुक्त आवागमन की जो व्यवस्था है उसके तहत भारत में प्रवेश किया। तो क्या है वास्तव में ये, देखिए क्या है, सिंपल अगर लैंग्वेज में बताई जाए तो यह है कि भारत और म्यांमार की मान लीजिए ये सीमा है, परंतु इस बॉर्डर वाले क्षेत्र में बहुत सारी जनजातियां रहती हैं जिनके इधर भी जानकार है इधर भी जानकार है, उनको इधर उधर आना जाना रहता है। अब वो जनजातियां जो है क्या वो बार बार पासपोर्ट लेती फिरेगी, बार बार वीजा लेती फिरेगी कि हमें आना है जाना है। तो दोनों देशों ने ये व्यवस्था कर रखी कि कुछ किलोमीटर तक हम उनको बिना पासपोर्ट के या बिना वीजा के एक दूसरे के क्षेत्र में आने देंगे कुछ समय के लिए, ताकि जो उनके जो भी काम है वो खत्म कर सके और उनको एक तरह से मुक्त आवागमन सुनिश्चित किया जा सके, है ना। तो यही है आने। तो अब ये हुआ था इसमें कि 2018 में एक प्रकार का समझौता हुआ था और वहां पे निर्धारित किया गया था कि 16 किलोमीटर तक एक दूसरे क्षेत्र के देश के क्षेत्र के भीतर आया जा सकता है। परंतु 2024 फरवरी में केंद्रीय गृह मंत्रालय था उसने इसको रद्द कर दिया था और फिर से एक नई व्यवस्था लाई गई। उसके दिसंबर 2024 में एक नई व्यवस्था शुरू की गई। उस नई व्यवस्था के तहत फिर से आवाजाही के कुछ नियम बनाए गए। उसमें यह था
नई आवागमन व्यवस्था, तो उसमें ये बोला गया कि अब 10 किलोमीटर तक 7 दिनों तक आप रुक सकते हो और अपने जो काम है वो कर सकते हो। एक, आप जब जैसे कि मान लीजिए इधर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे असम राइफल जो है वो आपको एक प्रवेश पास देगी, है ना। आप अपना काम कीजिए, 10 किलोमीटर अंदर तक आ सकते हैं, 7 दिन तक रुक सकते हैं। फिर आप जिस चौकी से आपने वो पास लिया है उसी चौकी पर आपको वापस से वो सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात इसमें व्यवस्था की गई थी। और असम राइफल जो है वो वहां पर जब जहां भी उनकी चौकी होती है तो वहां पे पुलिस भी होती है, स्वास्थ्य अधिकारी भी होते हैं, सब चीजों को देखने के लिए। ये सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है, उसी क्रॉसिंग पे वापस जमा करना है और असम राइफल जो है उसको मिलनी दिखती है ना। आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र के बारे में है। कुरुक्षेत्र जो है, अगर आपने कभी यूक्रेन और रशिया की वॉर के बारे में फॉलो किया होगा तो ये क्षेत्र बड़ा न्यूज में रहता है, कुरुक्षेत्र। तो हाल ही में क्या हुआ, ये न्यूज निकल के आई कि जो ये यूक्रेनी ड्रोन था उसने कुर्स्क में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र था, वहां पे हमला किया और वहां पे आग वाग कुछ लग गई। तो हमारे लिए तो क्षेत्र ये है कि कुरुक्षेत्र जो है वो कहाँ है, तो मैंने आपको बता दिया मेनली कि जो रूस है वहां पर है। इसमें बोला है कि रूस का जो यूरोपीय भाग है वहां पर स्थित है। देखिए, रूस क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा देश है। उसका आधा हिस्सा तो एशिया में, आधा हिस्सा उसका यूरोप में। तो जो उसका यूरोपीय भाग है रूस का, वहां पर यह स्थित है और उसकी जो सीमा है कुरुक्षेत्र की वो यूक्रेन से लड़ती है। इतिहास की बात करें तो कुर्स्क की जो लड़ाई है 1943 की, वो काफी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इस लड़ाई को लड़ा गया था और दुनिया का सबसे बड़ा, इतिहास का सबसे बड़ा टैंक के माध्यम से जो युद्ध किया गया था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। और ये क्षेत्र में यहाँ पे नीपर और डॉन नदियां की घाटियां स्थित है। किस क्षेत्र में? कुरुक्षेत्र में। अगर खनिज की हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे एक कुक्स चुंबकीय एनोमली यानी कि विसंगति स्थित है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी चुंबकीय विसंगति। चुंबकीय विसंगति क्या होती है, कोई मुझे बताएगा? देखिए, चुंबकीय विसंगति ये होती है, ऐसे स्थानीय क्षेत्र होते हैं जहां पर पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है उससे वो विसंगति शो करता है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है कि मैग्नेटिक एनोमली यानी कि चुंबकीय विसंगति। तो कुर्स्क, इसमें मेनली ये ध्यान रखिए कुर्स्क क्षेत्र जो है वो आपका रशिया में है। मैच द कॉलम में कभी आता है तो यूपीएससी में, है ना। आगे देखते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब न्यूज तो ये है कि ये पहल पहले से चल रही है। 2023 में हम लोगों ने इसको शुरू किया था, जब हमारे प्रोजेक्ट टाइगर जो कि हमने 1973 में शुरू किया था, उसको जब 50 वर्ष हो गए थे तो उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने अप्रैल 2023 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया था और भारत के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था, है ना। इसका मुख्यालय भी भारत में और एक प्रकार से ये बहुदेशीय और बहु एजेंसी गठबंधन है, जिसमें वो देश तो शामिल है ही जो है सही, जिनके पास इंटरनेशनल बिग कैट है, मतलब बिग कैट्स है जहां पे पाई जाती है प्राकृतिक आवास में। वैसे देश भी शामिल है जो चाहते हैं कि जो बिग कैट्स है उनका संरक्षण हो सके। वर्तमान में अगर बात करें तो इसके सदस्य जो है वो 13 देश है। हाल ही में न्यूज में इसलिए आया क्योंकि नेपाल जो है उसने इसकी सदस्यता है वो ग्रहण करी है, इसलिए न्यूज में आया। अब बिग कैट्स के बारे में हमने बहुत दिनों पहले भी बात करी थी। 7 बिग कैट्स हैं, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता। बाकी ये जो 2 हैं जगुआर और प्यूमा, ये भी बिग कैट्स हैं, परंतु जगुआर और प्यूमा भारत में नहीं पाए जाते, बाकी सारे भारत में पाए जाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है। लक्ष्य कुछ नहीं है, जो बिग कैट्स है उनका संरक्षण करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फसल अवशेष, ये समस्या भारत में पश्चिमी यूपी और पंजाब वाले क्षेत्रों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो जो फसल अवशेष है उसमें भी एक रिसर्च आया हाल ही में। रिसर्च ये आया कि जो फसल अवशेष होते हैं उसकी वजह से गंभीर असर पड़ता है खेती पर और पारिस्थितिकी तंत्र की जो विविधता है उसको भी खतरा होता है। तो जो हालिया अध्ययन आया उस पर ही नजर डालते हैं हम लोग सीधा कि क्या है। और फसल अवशेष क्या होता है, जब फसलें काटी जाती हैं तो कुछ अवशेष बच जाते हैं खेतों में, उनके बारे में बात करें तो पंजाब में ये समस्या होती है, पंजाब और पश्चिमी यूपी में या हरियाणा वाले क्षेत्रों में किसान उसको जला देते फिर अगली फसल को लगाने के लिए जला देते हैं। तो आप जब दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, दिल्ली एनसीआर में, यहाँ पर दिसंबर और जनवरी के आसपास
वो पराली की वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पर एयर पोल्यूशन हो जाता है ना। तो अब जो ये अध्ययन है इसमें क्या रिपोर्ट निकल के आई, ये बोला है कि जब फसल अवशेष जलाते हैं इसकी वजह से क्या होता है कि जो मृदा के जो पोषक तत्व है वो खराब हो जाते हैं, जिससे कि दीर्घ काल में हमारे फसल उत्पादकता कम हो जाएगी, है ना। अब जो धुआं निकलता है पराली को मतलब उस फसल अवशेष को जलाने से, उसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। और एक बात ये भी बोला है कि इससे जो कीट पतंग होते हैं, मतलब अगर आपने उसको जला दिया तो कीट पतंगे जो होते हैं जो खेतों में रहते हैं छोटे छोटे से, उनको भी इससे नुकसान पहुंचता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो से कुछ हो गए, मकड़ियां हो गई, मेंढक हो गए, केचुआ हो गए, ऐसे जो प्राकृतिक शिकारी हैं इनकी संख्या जो हो रही है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जिससे कि पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन जो एक तरह से बिगड़ रहा है। ये बात भी इस रिसर्च में निकल कर आई है कि अगर ये मेंढक, मकड़ियां, केचुआ अगर ये सब हो तो हो सकता है कि वो जो फसल अवशेष है उसको गलाया जा सके या फिर उसको फसल मतलब खेतों में ही उसका बेहतर उपयोग किया जा सके, परंतु धीरे धीरे इनकी संख्या कम हो रही है, तो इसकी वजह से पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है ना। अगला क्या है, कीटों और उनका शिकार करने वाले जीवों की आबादी की कमी कब को पोषण पड़ता है और खाद्य, मतलब ये बोल रहा है ये कि जो कीट होते हैं और जो शिकार करने वाले जीव होते हैं उनकी आबादी में कमी हो रही है। मतलब देखिए बात ये कहना चाह रहा है ये, है ना, सिंपल से शब्दों में हम लोग बात करें कि जो कीट पतंगे हैं, जो एक खाद्य श्रृंखला जो होती है पूरी की पूरी, अगर कोई भी प्रजाति को उसमें नुकसान होता है किसी भी कारण से, जो कि हो रहा है उन फसल अवशेष को जलाने की वजह से, तो इससे कहीं ना कहीं जो खाद्य श्रृंखला है पूरी की पूरी वो बाधित हो रही है और उसको नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। तो 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है, आगे देख लेता हूं, इसमें कुछ और तो नहीं है। हाँ, 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। उस फसल अवशेष की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, आपकी मिट्टी की जो गुणवत्ता है मतलब मृदा की गुणवत्ता खराब होती है और फसल की उत्पादकता में हानि होती है। साथ साथ में उसकी वजह से आपके जो कीट पतंगे हैं उनको नुकसान होता है, आपके जो खाद्य की आपूर्ति श्रृंखला है उसको भी नुकसान होता है। ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है फसल अवशेष के बारे में। और ये न्यूज आपके दिसंबर और जनवरी में बहुत ज्यादा न्यूज में रहेगी वापस से, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में उस टाइम पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत हाई होने वाला है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है एक ज्वालामुखी के बारे में। अगर इस ज्वालामुखी के बारे में आप इतनी सी बात याद रख लें कि ज्वालामुखी क्या है तो इतना हमारा काम हो जाएगा, ज्यादा इसमें नहीं याद रखने का है। माउंट किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ है, तो देखिए हाल ही में इस ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है, तो इसलिए न्यूज में आया। तो आपसे पूछा कि माउंट किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ है, तो आप ये बोलेंगे कि हवाई द्वीप जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का, वहां पर ये स्थित है। ये सबसे महत्वपूर्ण आपकी न्यूज है। बाकी कोई चीज आपको इसमें देखने की आवश्यकता नहीं। बाकी जो ज्वालामुखी होती है नॉर्मली इसमें ये बोला है कि ये जो है हले माऊ माऊ क्रेटर जो है उससे ये उद्गार हो रहा है। और ये जो बात निकल के आई वो ये है कि जो ये हले माऊ माऊ क्रेटर का स्थित है, एक ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान जो है हवाई में उसका हिस्सा है, और दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माना जाता है किला ऊ आ, है ना। अगला ये कि अब इसमें रुक रुक के निकलता है कभी कभी लावा, तो इसकी वजह से इसको एपिसोडिक लावा फाउंटेनिंग भी बोला जाता है। अब ज्वालामुखी उद्गार से बहुत सारी गैसें भी निकलती है, तो यही बता रहा है कि इससे H2, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बहुत सारी गैसें निकलती है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये ध्यान रखना कि माउंट किलाउआ कहाँ पे स्थित है, अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है, ठीक है। हाल ही में आपने सुना होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति दोनों मिले थे और वो हवाई द्वीप पे ही मिले थे। आगे बढ़ते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, देखिए क्या है, ये जो एक टेलीस्कोप लगाया हुआ था इसने क्या किया, अरुण जो ग्रह है यूरेनस उसके एक 29वें चंद्रमा की खोज करी है, जिसका नाम रखा गया है S 2025 UI। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला कि S 2025 UI क्या है, आपका चंद्रमा है किसका, अरुण का। 29वां है इतना मत ध्यान रखिए, बट चंद्रमा है ना।
अब हाल ही में ऐसा तो है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने औपचारिक रूप से माना नहीं है इसका नाम, परंतु बोला है इसको। तो ये क्या है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या है, देखिए ये इसको 2021 में लॉन्च किया गया था। 3 अंतरिक्ष एजेंसी है, उनका मिला जुला ये प्रयास है, आपका नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है। अवधि इसकी 5 से 10 वर्ष मानी गई, ठीक है। टेलीस्कोप का प्रकार क्या है, मतलब एक प्रकार की इंफ्रारेड वेधशाला है जो कि चित्र लेती है और इस चित्रों का एनालिसिस किया जाता है फिर, और उसी के माध्यम से पता लगता है कि वहां पे क्या चीज अवेलेबल है, क्या चीज अवेलेबल नहीं है ना। तो ये है कि देखिए इसकी एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे सबसे लगी कि ये किस कक्षा में रोटेट करता है। जनरली पृथ्वी के चारों ओर चीजें रोटेट करती है ना, उपग्रह वगैरह हम लोग कुछ भेजते हैं या फिर टेलीस्कोप जो होता है, परंतु ये जो टेलीस्कोप है ये पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, ये सूर्य की परिक्रमा करता है। ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। और इसको कहाँ स्थापित किया गया है, तो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर दूसरे लैग्रेंजी पॉइंट जो है L2 से ये सूर्य की परिक्रमा करता है। तो एक बात ये ध्यान रखनी है आपको कि ये टेलीस्कोप है जिसने हाल ही में S2025 UI नामक एक चंद्रमा खोजा है जो कि अरुण का है, और ये 3 एजेंसियों का साझा एक तरह से प्रोग्राम है, या उन्होंने लॉन्च किया इसको 2021 में लॉन्च किया गया था, और ये सूर्य की परिक्रमा करता है। ये थोड़ी सी बात ध्यान रखने वाली, ठीक है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य तो यही है कि जो साइंटिफिक रिसर्च है वो करना है ब्रह्मांड के हर इतिहास के हर चरण का अध्ययन करना है। उसमें बिग बैंग भी शामिल है, या फिर के बाद सबसे पहली चमकदार रोशनी से लेकर सौरमंडल के निर्माण, मतलब सारा ब्रह्मांड का विकास किस प्रकार से हुआ, किस तरह से डेवलप हुआ, वो सारा अध्ययन ये जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है इसके माध्यम से जो भी सूचना मिलती है फिर वो रिसर्च किया जाता है ना। तो हमें ध्यान रखना है जो पॉइंट्स मैंने बताए 1 2 3, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब अगली न्यूज क्या है, अगली न्यूज है आपकी एक्स गार्ड फाइबर ऑप्टिक्स टोड डिकॉय FOTD सिस्टम। ये क्या है, देखिए अब ये सिस्टम के बारे में भी ये थोड़ा सा डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसमें ये आ रहा है कि भारत ने ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा उसका ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उपयोग किया गया था, ऐसी बात निकल के आई है। तो ये सिस्टम क्या है, देखिए ये सिस्टम को सबसे पहले तो एक्स गार्ड FOTD प्रणाली क्या है, इजराइल की एक रक्षा कंपनी है राफेल, उसने इसको बनाया है। और ये किसी भी विमान के जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर उपकरण के साथ मिलकर इसको एक तरह से लगाया जाता है। ये प्रणाली करती क्या है, अगर इसको एक शब्द में अगर आप जानने का प्रयास करेंगे तो ये जो प्रणाली है ये अत्याधुनिक जो रडार होते हैं उसको चकमा देने के लिए बनाई गई है। और भारत ने हो सकता है कि जब पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने जा रहे थे भारतीय एयरफोर्स के प्लेन, तो इस टेक्निक का यूज किया हो ताकि भारत के जो फाइटर जेट्स हैं वो रडार के पकड़ में नहीं है। अब इस प्रणाली का उपयोग कैसे किया जा सकता है, कम अधिक दोनों तरह से, ऊंचाई पर या सबसोनिक, हर तरह से इसको यूज कर सकते हैं, सुपरसोनिक, हर प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है। इसे या तो तब तैनात किया था जब विमान के किसी खतरे वाले क्षेत्र के करीब पहुंचता है, या फिर किसी आसानी खतरे का पता चलने पर। मतलब कब तैनात किया था ये बात आप छोड़ दीजिए, इतनी हमारे काम के नहीं है। या तो जैसे विमान हमारे खतरे के पास पहुंच रहा है तब इसको करते हैं, और इसे उड़ान के दौरान वापस भी ले आ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये क्या है, एक्स गार्ड फाइबर ऑप्टिक्स टोड डिकॉय क्या है, तो ये एक टेक्निक है जिसके माध्यम से रडार को चकमा दिया जा सकता है। यही इंपॉर्टेंट सबसे इसमें पॉइंट है, और बाकी इसको उपयोग हर परिस्थिति में किया जा सकता है, ऊंचाई पर, सबसोनिक, सुपरसोनिक। इसका उपयोग जब विमान खतरे वाले क्षेत्र में जा रहा है या फिर उसको लग रहा है कि खतरा है, उड़ान के दौरान ही इसको वापस भी कर सकते हैं, ठीक है। और यह उड़ान भरते समय संचार के लिए बिजली और फाइबर ऑप्टिक्स दोनों तरह की प्रणालियों का उपयोग कर सकता है ना। क्या क्या, बिजली का भी उपयोग कर सकता है और फाइबर ऑप्टिक्स का भी उपयोग कर सकता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण है ये वाली बात जो कि आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है ना। और DRDO ने नहीं बनाया, ये बात भी ध्यान रखिए। जनरली कोई भी टेक्निक आती है तो हम लोग सोचते हैं कि DRDO ने ही डेवलप किया होगा, जबकि ये इजराइल की रक्षा कंपनी राफेल है उसने बनाया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा जो सुर्खियों में जितने भी अन्य सुर्खियां थी उनके बारे में हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। अब एक व्यक्तित्व है हमारे विट्ठल भाई पटेल, उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, वो भी थोड़े से न्यूज में है आज ना। तो विट्ठल भाई पटेल क्यों न्यूज में है, क्योंकि 1925 में
जो ब्रिटिश के टाइम पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी, है ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, तो उसके अध्यक्ष थे, प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। तो इनको हाल ही में याद किया गया कि इनके उस काम को 100 साल हो गए, तो ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस ने उनको एक तरह से उनके योगदान को याद किया। तो हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि विट्ठल भाई पटेल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या क्या काम किया। सबसे पहले तो यही है कि इनका जन्म जो है वो गुजरात में हुआ था, और भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे जिन्होंने भारत का यूनिफिकेशन कराया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके ये भाई थे, बड़े भाई थे, राजनेता थे और वकील थे, समाज सुधारक थे। योगदान क्या है, अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनका योगदान ये है कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि बॉम्बे विधान परिषद से ये सदस्य बना करते थे। बॉम्बे से ही बनेंगे क्योंकि गुजरात में अगर जन्म हुआ है तो पहले गुजरात तो अलग था नहीं, बॉम्बे परिषद के अंतर्गत ही था। गुजरात तो आजादी के बाद बना है, तो बॉम्बे परिषद विधान परिषद के सदस्य बने। उसके बाद देखिए स्वराज पार्टी जो है, इसका थोड़ा सा आपको एंगल बताता हूँ। 1921 में जब चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाता है, तो एक तरह से भारत के जो नेता है, कुछ नेता ये चाह रहे थे कि हम एक काम करते हैं कि चुनाव लड़ते हैं और जो ब्रिटिश की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनकी कार्रवाई को ठप करते हैं। और कुछ नेता ये बोल रहे थे कि हम एक तरह से रचनात्मक कार्य करते हैं। तो फिर ये बात हुई कि अब चुनाव में जो भाग लेने वाले, उन्होंने फिर मिलकर एक स्वराज पार्टी बनाई जिसके प्रमुख नेता थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के साथ में ये भी थे। और जब ये स्वराज पार्टी बनी तो इसको 1923 के चुनाव में अच्छी खासी सफलता प्राप्त हुई। वो सफलता प्राप्त हुई उस तभी ये 1925 में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके ये अध्यक्ष बन पाए। स्वराज पार्टी ने क्या किया कि कुछ अन्य दलों का वो लेकर समर्थन लेकर भारत के प्रथम अध्यक्ष इनको नियुक्त करवा दिया उस टाइम पे ना। और बॉम्बे नगर निगम में मेयर के रूप में भी इन्होंने काम किया। सबसे महत्वपूर्ण बात इनकी ये ध्यान रखना, और एक जो मैंने अभी बताया आपको ये वाली, ये एक महत्वपूर्ण कार्य है इनका जो देश में इन्होंने किया है कि भारत के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे किसके, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है विट्ठल भाई पटेल के बारे में। तो आज की हमारी जितनी भी न्यूज थी उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से इस सेशन में बात किया। अब कुछ सवाल हैं, 6 क्वेश्चन है, आप उनको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा। जब आप सवाल सॉल्व करेंगे, देखिए आपने जो आज पढ़ा, जब आप उसको जांचेंगे एक बार तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप एक बार आप सवाल देख लीजिए और इन सवालों के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देख लीजिए एक बार सवाल। पहला सवाल रेत खनन के बारे में, दूसरा है भारतीय एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली है उसके बारे में, और तीसरा क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है हमारा भारत मतलब मुक्त आवागमन व्यवस्था किस देश के साथ हमारी है उसके बारे में। पांचवा क्वेश्चन है हमारा विट्ठल भाई पटेल के बारे में। छठवां क्वेश्चन है हमारा कुछ आक्रामक प्रजातियों के नाम दिए हुए हैं और पहचानना है कि वास्तव में क्या है ये। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। उम्मीद है कि आज को आपका सेशन आपके एग्जाम में की तैयारी के लिए लाभदायक होगा, और इसी प्रकार के सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए विजन IAS से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।